ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि हमने लीन के अंदर हमने हाउ सिक्स सिग्मा इज डिफरेंट फ्रॉम लीन। तो लीन में हमने ये देखा था कि जनाब जो भी बेस था, हमने 7 टाइप्स के बेस देखे थे, उसको रिड्यूस करना है। यानी इन्वेंट्री का माल ज्यादा नहीं रखना है, मूवमेंट ज्यादा नहीं रखनी है, आपने चीजों को ज्यादा बना के रखना नहीं है, वेयर हाउस नहीं रखना, टाइम का वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये हमने देखा था। सिक्स सिग्मा में हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेस और हमारे लोग, प्रोसेस मेच्योर होना चाहिए, इसमें गलती का चांस ना हो, और लोगों की ट्रेनिंग हो कि गलती ना करें। ठीक है ना। तो ये चीजों से आपकी प्रोडक्ट इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में याद हो डेफिनेशन, कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज क्वालिटी। तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, रिपेयर वर्क नहीं करना पड़ेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स अ टेक्निक ऑफ सिक्स सिग्मा। ठीक है, और सिक्स सिग्मा क्या है? सिक्स सिग्मा ये है कि अगर आपका प्रोसेस बहुत मेच्योर है तो आप गलती नहीं करेंगे, आपके लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड है तो आप गलती नहीं करेंगे। तभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो ये था कि जनाब आपका मेच्योर प्रोसेस है तो आपकी जो खराब क्वालिटी है या खराब प्रोडक्ट है वो कम बनेगी। अब एज्यूम करिए कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी फैक्ट्री में जो चीजें बनती हैं, फॉर एग्जांपल आप खिलौने बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई और चीज बनाते हैं, तो मोबाइल फोन बनाते हैं, तो 500 प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं या 1000 प्रोडक्ट बनाते हैं तो 1000 प्रोडक्ट में से 10 खराब निकलती हैं, विच इज ए गुड मेच्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। बहुत थोड़ी सी चीजें, 1000 में से 7 8 10 चीजें खराब होती हैं। ठीक है, तो विच इज, इसका मतलब है डिफेक्टिव आइटम्स आप नहीं बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं। आपकी जो टीम है, जो आपकी फैक्ट्री है, वो बहुत अच्छी है। ठीक है। सिक्स सिग्मा क्या कहती है? सिक्स सिग्मा क्या कहती है कि सिग्मा का मतलब है 12। 10 लाख आइटम बनाए तो भी कोई आइटम खराब नहीं होना चाहिए। मतलब वो कहता है सिक हो सकते हैं, यानी एस तकरीबन 6 या 6 से कम आइटम खराब हो सकते हैं। कब? जब आप 10 लाख आइटम बनाए, दैट काइंड ऑफ मेच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो उसके लिए हमने कहा कि फिर वो स्टैटिस्टिकल टूल जो भी मैंने दिखाए थे, सॉरी, ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल टूल यूज होते हैं जिनसे हम देखते हैं कि हमारा, तो हमने रूट कॉज पढ़ा था और फिर हमने पेरिटो पढ़ा था। रूट कॉज में हमने ये पढ़ा था कि भाई प्रॉब्लम है क्या, हमारी डिफेक्टिव आइटम्स क्यों होते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये हमने पढ़ा था कि जरा हमारे डिफेक्टिव, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जी हमारी जो फैक्ट्री है उसमें से जब 1000 प्रोडक्ट बनाते हैं तो 10 खराब नहीं होते, बल्कि 1000 में से कोई 25 आइटम 30 आइटम खराब हो जाते हैं। अब जो खराब होते हैं वो जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट हाई हो जाती है, दोबारा से बनेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बात समझ में आ रही है कि पहले तो आप रूट कॉज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो ये फिश बोन डायग्राम कहलाती है, या इसको कॉस्ट एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं। तो इससे आप रूट कॉज करते हैं। आप क्या करते हैं? प्रॉब्लम लिखते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है प्रॉब्लम, मोटी सी लाइन है, ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है आपने, और ये फिर उसके कॉजेज लिखते हैं, फिर उसके एक्चुअल रूट कॉज लिखते हैं। ठीक है, तो हमने येलो कलर में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो एज्यूम करिए कि 2 मेजर प्रॉब्लम है। क्या है? मशीनों की मेंटेनेंस और पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब इन 2 वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत खराब होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पुअर क्वालिटी में से बहुत सारी चीजें वैसे ही निकल जाती हैं, तो बचता ही कुछ नहीं है। फिर आपकी जो मशीनें हैं वो पुरानी है या मेंटेनेंस नहीं हुई तो भी आपका आइटम खराब होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट देखते हैं ये पेरिटो चार्ट। अच्छा, पेरिटो चार्ट पढ़ लीजिए, क्या कहता है 80-20 रूल। इसका जो क्रक्स है या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी प्रॉब्लम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 प्रॉब्लम है तो 10 प्रॉब्लम का इम्पैक्ट एक जैसा नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम का इम्पैक्ट बहुत हाई होगा, उनको सही करने की जरूरत है। ये बात समझ में आ रही है?
फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ले लीजिए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग। तो आप कहते हैं सर कोडिंग तो हमने 4 साल पढ़ी है, तो हमारी कोडिंग बहुत अच्छी है, इसमें डिफेक्ट नहीं आते, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने बिजनेस नहीं पढ़ा, हमें रिक्वायरमेंट लेनी नहीं आती, तो यहाँ बहुत एरर आते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, प्रॉब्लम क्यों आते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता? नहीं सर, वो बनाना तो आता है, लेकिन हमें कस्टमर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बात समझ में आ रही है? पहले आपने रूट कॉज किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4। फिर आपने कहा जो प्रॉब्लम नंबर 2 है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत हाई है, पहले इसको सही करो, एंड दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर प्रोसेसेस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई सर को बताएगा आ रही है या नहीं आ रही है? बस आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल वही है, तो हम जरा आगे चलते हैं। अब ये वो सारी चीजें स्टैटिस्टिकल रूल कि फॉर एग्जांपल आपका रिजल्ट ये आना चाहिए, ये एवरेज होना चाहिए, तो इसमें से कितने खराब होते हैं अपर लिमिट में, कितने खराब होते हैं लोअर लिमिट में, तो अब स्टेट्स देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अपनी इंजीनियरिंग को देख लेते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो समझाने के लिए मैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मेरे पास 10 लोग हैं और मैं कहता हूँ ग्राफ बनाओ पिछले 15 दिन का, कि असद साहब ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसमें कितने डिफेक्ट आए थे, और अतीब ने जो बनाया उसमें कितने डिफेक्ट आए थे, और अलीशान ने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें कितने डिफेक्ट आए थे। तो वो डिफेक्ट एक्चुअली बताएगा ना कि जी सर आपके ज्यादा आए थे, इसके कम आए थे, इसके कम आए थे। तो वो स्टेट्स मुझे कुछ बता रहा होगा कि या तो मुझसे बन नहीं रहा है, या मुझे लॉजिक सही नहीं है, या कोई चीज है। तो रिजल्ट्स बताएगा कि भाई ये है मसला, इसको सही करें, ठीक है। तो फलाने प्रोग्रामर की कोई बात है जिसकी वजह से डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एनालाइज करने का तरीका है कि प्रॉब्लम है क्या और कहाँ से आ रही है। बात समझ में आ रही है? आप ये चाहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में एरर ना आए, सॉफ्टवेयर खराब ना हो, या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो खराब ना हो, तो अब एनालाइज कर देंगे महेश कल्याण। ओह, चलिए मैंने म्यूट कर दिया है, ट्राई नॉट टू डू दैट, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है ना, सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है कि हम स्टैटिस्टिकल टूल से एनालाइज कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कहते हैं ना रिक्वायरमेंट ले रहे हैं फ्रॉम दी वैल्यू परस्पेक्टिव, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप देखते हैं, ठीक है। जी मैंने सारे लोगों को म्यूट कर दिया, यस, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो एरर्स हैं या जो मेरे यहाँ परफॉर्मेंस है वो क्या है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो टीम है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या करती है, तो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जनाब इनकी परफॉर्मेंस मंडे को बहुत अच्छी होती है, और इनकी परफॉर्मेंस मिड वीक बहुत खराब हो जाती है, ठीक है। यानी वेडनेसडे थर्सडे जो है ना वो खराब हो जाती है, ये नजर आ रहा है मुझे। तो क्यों खराब हो जाती है, क्या वजह है, तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो याद रहे कि सिक्स सिग्मा कैसे डिफरेंट है लीन से। तो कोई बताना चाहेगा कि सिक्स सिग्मा लीन से कैसे डिफरेंस है? अभी सब सर ने बताया था, तो मैं बता देता हूँ दोबारा से कि सिक्स सिग्मा में और लीन में फर्क यह है कि सिक्स लीन में आप 7 वेस्ट होते हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सिक्स सिग्मा में सिर्फ प्रोसेस और लोगों पे फोकस करके आप डिफेक्ट्स को कम करते हैं, सिर्फ। खैर ये सिर्फ नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरी एनालिसिस होती है, उसके लिए फिर चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसकी स्पिरिट समझ में आई कि हम करते क्या है कि हमारी कोई चीज खराब ना हो, जैसी बनानी है कस्टमर ने कही है वैसी बने, ठीक है।
और अगर डिफेक्टिव होगी तो इसको फिर सही करने की एक अलग कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हाई कर देगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? सिक्स सिग्मा की स्पिरिट समझ में आई? सिक्स सिग्मा में हम एरर्स को या वेरिएशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल ये समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इसको जरा समझते हैं, इसको जरा गौर से समझ लीजिए। और दूसरा ये कि क्योंकि हम बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो टेक्निक्स है ना, एक लीन एक अलग टेक्निक है, सिक्स सिग्मा एक अलग टेक्निक है, तो जरा इसको पढ़ लेंगे ये वाली टेक्निक कैसे। ठीक है, I'm surprised that people are doing it, unbelievable। खैर एनीवे, तो अब ये आप ठीक है, तो ये डिफाइन, मेजर, एनालिसिस, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो डिफाइन में हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि भाई क्या चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से, तो हमने अभी एनालिसिस की ना, तो एनालिसिस किस चीज की करनी है, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो एनालिसिस है ना, वो स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू होगी, यानी डेटा जमा करेंगे, उसको टूल्स पे बनाएंगे। ठीक है, तो किसी के कहने पे नहीं है, दैट हैज टू बी क्वांटिफाइबल। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है कि प्रॉब्लम को जैसे आपको कहते हैं ना बीमारी है, तो आप टेम्परेचर देखेंगे, तो टेम्परेचर विल टेल यू कि जी बुखार है या नहीं है, तो शुगर का लेवल बताएगा कि जी बीमारी है कि नहीं है। तो डेटा लेंगे, ठीक है ना, डेटा लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को फिर इम्प्रूव करेंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाए, वैसे ही रहे। ठीक है, तो DMAIC ये वाला एक और भी मेथड है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही मेथड पढ़ाऊंगा आपको। ये बात समझ में आ रही है कि आपको किसी चीज में एरर रिड्यूस करने के लिए ये फेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है एक टीम 100 लोगों की, और आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिक्वायरमेंट में है, तो आप कहते हैं देखो जरा डेटा लो, पता करो, तो फिर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है आपका। तो यू डिफाइन, ठीक है, तो आइडेंटिफाई करते हैं कि मसला है कहाँ, तो आप उसको डिफाइन करते हैं, पहले उसको बिल्कुल ब्रेक डाउन करते हैं, मसला क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आप उसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है ना, ये एक तरीका है नॉर्मल कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मसला है कहाँ, तो आप कहते हैं इसको ब्रेक करो। या अगर आप दवाइयां बना रहे हैं या एजुकेशन का प्रोसेस है, तो एजुकेशन के प्रोसेस में गलती है कहाँ, तो यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद ये होता है, तो यू ब्रेक इट डाउन। ठीक है, एंड क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन, क्वांटिफाई का मतलब है पता चले आपको कि पहले जो एरर्स थे वो 10 थे, अब वो 8 हो गए, 6 हो गए, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या है कि पहले आप देखते हैं कि मसला है क्या। ठीक है, उसका फोकस क्या है, हमें क्या चीज देखनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और मोटिवेशन है क्या हमारी इंप्रूवमेंट की। तो ये आप किसी भी प्रॉब्लम को जो आप इनिशिएट करते हैं, तो एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं। अब कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर हाउस है जिसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट खराब है या अच्छी नहीं है, तो आप कहते हैं जनाब हमारी जो डिफेक्ट डेंसिटी है वो 40 है, 35 है, विच इज वेरी हाई। तो हमारी मोटिवेशन क्या है, हम डिफेक्ट डेंसिटी को कम करना चाहते हैं, तो दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट।
ठीक है, तो वो आप चार्टर में लिख लेते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी ना सुने, बॉस की ना सुने, वॉइस ऑफ द कस्टमर। कस्टमर क्या कहता है भाई? कस्टमर कहता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर बिल्कुल बेकार है। हमारे बॉस तो या हमारी टीम तो कह रही है सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। तो वॉइस ऑफ द कस्टमर, वो सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, डिससेटिस्फाई हैं, ये है। ठीक है ना? तो ये हमने क्वालिटी की डेफिनेशन में भी पढ़ा था शायद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या किसी में, कि क्वालिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर। कस्टमर क्या कहता है भाई? ठीक है, तो क्या चीज खराब है वो हम कस्टमर से फीडबैक लेंगे। ये तीसरी चीज जो अभी आपने लीन में पढ़ी थी कि वैल्यू स्ट्रीम, कौन सी चीज है जो जरूरी है पूरे प्रोसेस में, कौन सी चीज है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो वैल्यू नहीं दे रही, इसको हटाओ। तो ये तीन चीजें समझ में आई, प्रोजेक्ट चार्टर, वॉइस ऑफ द कस्टमर एंड द वैल्यू स्ट्रीम। ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ठीक है, जिसको हम प्रोबिंग कहते हैं, सवाल करते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में भी आपने अभी भी देखा होगा कि प्रोब करो ना, पूछो। जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को पढ़ा, तो मैंने बताया कि इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, तो क्लियर नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप प्रोब करेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे ऐसा कैसे होगा, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। ठीक है, जो चीज गैर जरूरी है उसको हटाएंगे, जो जरूरी है उसको करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, मसला है क्या, सवाल करके, पूछ के, प्रोब करके। ठीक है, दूसरा है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो तो अब आप उसको क्वांटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, ताकि चीजें खराब ना हो। इट हैज टू बी डेटा, इट हैज टू बी डेटा। ठीक है, डिफेक्ट डेंसिटी 40 थी तो क्या हुआ, ज्यादा हो गई, कम हो गई सर? 35 हो गई। अब कितनी हो गई सर? 30 हो गई। तो आपने कितने ही बड़े कंसल्टेंट को बुलाया है, कितने ही प्रोसेस इंप्रूव किया, अगर वो 30 से 31 हो गई ना, तो इसका मतलब है कुछ सही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें तीन चीजें देखेंगे। देखिए, प्रोसेस मैप, कैपेबिलिटी, पेरिटो। सर ये एक बार रिपीट करेंगे सिक्स सिग्मा वाली बात? क्या जहन में सवाल क्या है? पहले सवाल तो बताइए। क्या जहन में? सिक्स सिग्मा तो बताऊंगा, मगर व्हाट इज क्वेश्चन इन योर माइंड? क्या चीज मुश्किल पेश आ रही है? सर समझ नहीं आया सवाल ये। मेजर वाली बात या कोई और बात? कौन सी? सर नंबर वन पॉइंट मैंने सुना नहीं था सर, वो मेरा इंटरनेट बंद हो गया था। वो तो वीडियो बन रही है, वो तो देख लेंगे। बहरहाल मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला वाला जो पॉइंट है वो सिक्स सिग्मा का ये था। चलिए मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ ताकि समरी कर दूं। हम ये मेथडोलॉजी है जिसको हम देखते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, डिफाइन। डिफाइन में हम ये देखते हैं कि मसला है कहाँ। ठीक है, मसला है कहाँ, और वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा मसला है। उसमें हम कस्टमर की वॉइस सुनते हैं, और फिर ये देखते हैं कि कौन सी चीज है जो वैल्यू नहीं दे रही है। ठीक है, सिक्स सिग्मा में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि डिफेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं, कहाँ कस्टमर डिससेटिस्फाई है, कहाँ वो कहता है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वेरिएशन क्या चीज है? कस्टमर ने कुछ कहा था, वो वैसे नहीं बना वैसे। ठीक है, तो दैट इज डिससेटिस्फेक्शन या वेरिएशन। ठीक है, आगे चलूं? जी सर। मेजर में ये तीन चीजें हैं, जरा इसको देखिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ये जरा प्रोसेस मैप, कैपेबिलिटी, पेरिटो पढ़ लीजिए पहले। अच्छा, लिंक करते जाइए कि हम सिक्स सिग्मा पढ़ रहे हैं। सिक्स सिग्मा में हम एरर्स को रिमूव करना चाह रहे हैं या रिड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कई दफा आपने सुना होगा कि मेच्योर प्रोसेस गलती को कम कर देते हैं। ठीक है, तब यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहले तो हम प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस में क्या क्या गलतियां हैं? पहला काम, एक्टिविटीज कौन सी करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहली वाली लाइन पढ़ रहा हूँ, ये वाली, कहाँ गया माउस? ये
एक्टिविटीज परफॉर्म। तो पहला काम क्या करेंगे, डेटा को लेने के लिए कि कौन कौन से काम करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो हमने मैप कर लिया है। ठीक है, तो हमने मैप फ्लो चार्ट बना लिया या कोई और तरीके से बना लिया, तो 2-3 तरीके से बना के पहले तो समझेंगे, उसमें गलती देखनी है ना, उसमें कहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये वही चीजें जो पड़ी हुई हैं, जो हमने एक वो बनाया था फ्लो चार्ट। तो मेजर करने के लिए हम देख रहे हैं, ओ, क्यों जा रहा है भाई ये। नंबर 2 जो है कैपेबिलिटी एनालिसिस, कि भाई इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमसे ये हो जाना चाहिए था, तो इस टाइम में ये चीजें हो जानी चाहिए थी, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। तो लोगों की कैपेबिलिटी, प्रोसेसेस की कैपेबिलिटी, तो पहले तो प्रोसेस ड्रॉ करेंगे, फिर लोगों की। याद है हमने कहा कि ये वाली चीज लोगों से नहीं हो पाएगी। तो प्रोसेस की कैपेबिलिटी या प्रोसेस की एक्टिविटीज, फिर लोगों की कैपेबिलिटी, प्रोसेस की कैपेबिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने डेवलपमेंट करनी है, लेकिन हमारे लोगों की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल सेट नहीं है, तो प्रोसेस तो सही है लेकिन वो नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है कि भाई प्रॉब्लम जो है उसकी हाई इम्पैक्ट कहाँ पर है। पेरेटो भी देखा था ना, पेरेटो में क्या कहा था कि जनाब जो प्रॉब्लम है वो इवनली, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम इतना इम्पैक्ट करती है, सारी जो प्रॉब्लम है वो सब एक जैसा इम्पैक्ट करती है, ऐसा नहीं था। तो हमने देखा था 2 प्रॉब्लम तो बहुत हाई इम्पैक्ट कर रही थी। तो हमने प्रोसेस को देखा, लोगों के स्किल सेट को देखा, और फिर हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है। बस समझ में आ रही है, अब ये मेजर करना है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब इसको एनालाइज करते हैं। अभी जो सारी चीजें लिखी हुई है एनालिटिकल टूल्स हैं। रूट कॉज करके देखा, डिफेक्ट्स को देखा, फेलियर मोड को देखा। अब ये टूल्स हैं एनालाइज करने के। पढ़ लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आपने क्या किया, आप एक प्रोसेस को या एक फैक्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो पहले आपने देखा कि मसला है कहाँ। ठीक है, फिर मसला है कहाँ को आपने डेटा जमा करना शुरू किया। अब वो डेटा आपके पास आ गया, अब आप देख रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। यानी आपने किसी पेशेंट को कहा कि रिपोर्ट लेकर आओ, तो रिपोर्ट इज ए डेटा। अब आप डॉक्टर हैं और आप पढ़ रहे हैं उसको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रूट कॉज रिपोर्ट आई थी कि जनाब आपका रॉ मटेरियल खराब होता है और आपकी मेंटेनेंस मशीन की नहीं है। तब आप उसको देख रहे हैं कि मेंटेनेंस कैसे सही होगी और रॉ मटेरियल कैसे सही होगा, तो यू आर एनालाइजिंग इट। ठीक है, क्योंकि आपने सही करके देना है इसको। ठीक है, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएशन इज ए डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर है भाई। अभी हमने पढ़ लिया रूट कॉज एनालिसिस क्या होती है, पेरिटो क्या होती है, ये सारे टूल्स हैं जिससे आप एनालाइज करते हैं। तो इनसे आप एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 स्टैटिस्टिकल टूल है जिनसे आप एनालाइज करते हैं बिहेवियर को, प्रोसेस को, कैपेबिलिटीज को। ठीक है, तो एक बिहेवियर ये है कि जी जब आदमी ताजा होके आता है तो मंडे ट्यूसडे बहुत अच्छा काम करता है और मिड डे में उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ये बिहेवियर्स हैं जो लोगों ने एनालाइज किए हैं, फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की है। ठीक है, और आखिरी दिन वो छुट्टी पे जा रहा होता है तो बहुत अच्छा काम करके जाता है फ्राइडे को। ये सारे बिहेवियर हैं, तो आप एनालाइज कर रहे हैं। अब आपने डेटा जमा कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब आप कहते हैं इसको ऐसा कर लो। अब आप सजेशन दे रहे हैं। याद है हमने जब कहा था कि भाई आपने प्रॉब्लम बता दिया, बताइए सही कैसे होगा। याद है हमने अभी जब आपसे प्रेजेंटेशन करवाई थी, तो ये वही एक्सरसाइज है। मतलब आपने ये नहीं कहना कि सर वक्त ज्यादा लगता है, वक्त ज्यादा लगता है, सही कैसे होगा भाई। तब आप सजेशन देने जा रहे हैं, आप बता रहे हैं ये एक्शन प्लान है या ये चीज है, ये प्रॉब्लम है, ये रूट कॉज से आइडेंटिफाई हुआ है और ये कर लेना चाहिए, जिससे ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो यू आर सजेस्टिंग द इम्प्रूवमेंट। लेकिन लीन में और इसमें क्या फर्क है, लीन में 7 चीजों को वो देखता है और उनको कम करता है, यहाँ पर वो सिर्फ वेरिएशंस को देखता है, सिर्फ डिफेक्ट्स को देखता है और कहता है कि
डिफेक्ट्स को एलिमिनेट करो। ठीक है, 10 मिनट रह गए हैं तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सारों की अटेंडेंस लगा दी है। ये मुझे अलार्म आ रहा है कि 10 मिनट रह गए हैं। ठीक है, आपको भी आएगा। अच्छा, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या चीज होती है? डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये होती है कि जब आप प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई हो गया, अब वो आपको ही नहीं पता कि कौन सी चीज सही रहेगी। तो ठीक है, तो आप देखते हैं कि इस चीज पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी अगर रिक्वायरमेंट आपने सॉफ्टवेयर हाउस में करनी है तो कम से कम 3 फैक्टर है ना। एक तो ये कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं वो प्रोग्रेसिव है, कोलैबोरेट करती है नहीं करती है, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि जनाब आपकी जो लेने जा रहा है रिक्वायरमेंट, उसकी अपनी डोमेन नॉलेज कितनी अच्छी है। अगर डोमेन नॉलेज अच्छी है तो वो अच्छी रिक्वायरमेंट ले पाएगा। तीसरी ये है कि जनाब उसकी अपनी पीपल हैंडलिंग, लोगों से दोस्ती बातचीत करना, रिक्वायरमेंट लेना है, ये है। चौथी चीज ये है कि आपका अपना जो सॉफ्टवेयर हाउस का प्रोसेस है वो कितना मिच्योर है। अब ये कुछ चीजें हैं कि सही करने के लिए खाली एक चीज नहीं, काफी सारी चीजें, ठीक है ना। तो डोमेन नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है, आपका अपना प्रोसेस है, वो एजाइल है या वाटरफॉल है, क्या चीज है। तो अब कोई चीज सही करनी है तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, आइसोलेट करते हैं और एक एक चीज को आप सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है। अच्छा ये करके देखो, अच्छा ये करके देखो, तो आउटकम आता जाता है फिर सारी चीजें। काइजन याद है किसी को? सर ने बताया था काइजन क्या चीज है। काइजन कहते हैं इम्प्रूवमेंट को। लेकिन काइजन की इम्प्रूवमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जापानीज ने किया है कि कोई भी आदमी, खासतौर पे नीचे के लेवल का आदमी, क्योंकि वो विजिबिलिटी है, वो काम खुद कर रहा है। जो बॉस है या जो सीईओ है या जो चेयरमैन है वो तो अपने ठंडे रूम में बैठा हुआ है ना, गार्ड बैठे हुए हैं उसके आगे, तो उसको इतनी पता नहीं है। तो एक्चुअल जो नीचे के लोग हैं, वर्कर, काम करने वाले, उनको ज्यादा पता है। तो उनसे आइडिया लो और उसको इम्प्लीमेंट करो और उनको शाबाशी दो। ठीक है, तो दैट इज काइसान। ठीक है, तो फिर आपने कुछ सजेस्ट किया, आपने इम्प्रूव किया, अब आपने इम्प्रूव कर लिया, अब आपने इसको चलाना है। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने कोई कोई चीज खराब देगी तो आप इसको बताते हैं, फिर आप उसको कहते हैं इसको करना है। ठीक है, तो करना इज ए कंट्रोल, इसको कन्फॉर्मेंस कहते हैं कि भाई आप ये करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका चलान होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक प्रोसेस ले लिया तो आप कहते हैं ये। ठीक है, तो आप कंट्रोल वेरिएंस जो चीज है, तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट ले रहे हैं, तो आपका जो एसआरएस का टेम्पलेट है वो बहुत पुराना है, तो आप इसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में एक अच्छा ये भी एक है। अभी सारी चीजें हैं जो आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को देखेंगी। ठीक है, ठीक है, तो अभी 6 मिनट रह गए, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैंने अटेंडेंस सबकी लगा दी है और ये वीडियोस की बन रही है। ठीक है, तो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, थोड़ी देर में देख लीजिएगा जो लोग नहीं है। ठीक है, अब क्या किया आपने, स्टडी कर लिया, डेटा जमा कर लिया, एनालाइज कर लिया और एक सजेशन दे दी कि ये करना है। अच्छा, सजेशन का मतलब है बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि लोग बैठे होंगे, देखा होगा। अब वो बेहतर प्रोसेस है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब होता क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर है, एक चीज है कि लोग पुराने तरीके से काम करते रहते हैं, लोग नए तरीकों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, लोग अपनी आदतें नहीं बदलते, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ठीक है, तो इसके लिए आप पुलिसिंग लगाते हैं, तो आप कहते हैं नहीं अब यही प्रोसेस होगा। ठीक है, और यही प्रोसेस में आपको नॉन कंफर्मिटी नहीं होनी चाहिए। पहले तो फोर्स करते हैं लोगों को कि नए प्रोसेस को अडॉप्ट करो, तो अगेन दैट इज ए कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर। ठीक है, जबरदस्ती करवाना, प्रैक्टिस करवाना, फिर उसके रिजल्ट देखे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस जो आपने पहले लगाया था जनाब, आपको पता चला था कि जनाब आपका जो डिफेक्ट है वो 1000 आइटम पे 10 आ रहा था। तो हैज इट बीन इम्प्रूव कि 2000 पे 10 आ रहा है या 3000 पे 10 आ रहा है? तो आप कहते हैं हाँ यार अब तो बहुत अच्छा हो गया, 3000 पे 10 आ रहा है। तो पहले 3000 पे 30 आता था, अब 3000 पे तो 1/3 हो गया। तो दैट हैज बीन इम्प्रूव। ठीक है, तो दैट इज द कंट्रोल, कि आप उसको फोर्स करते हैं लोगों को कि नए प्रोसेस को अप्लाई करो, मिस्टेक्स को रिड्यूस करो,
ठीक है, मिस्टेक को सही करने की कॉस्ट है, ये बात समझ में आ रही है। आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें एरर थे, तो उसको सही करने की कॉस्ट है ना, वो 2 दिन और काम करेगा, 3 प्रोग्रामर काम करेंगे, तो एक कॉस्ट है। लेकिन अगर एरर नहीं था तो वो कॉस्ट नहीं लगेगी। ये बात समझ में आ रही है, सिक्स सिग्मा वाली, एरर नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मैं पढ़ा दूंगा दोबारा से, ये है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? कोई सवाल, कोई चीज? तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, आगे इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैं दोबारा से जाके आई रिपीट। लेकिन ये कि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो सर से पूछ लीजिए। हमने सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट को पढ़ा और फिर हमने कहा ये मेथडोलॉजी है। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन सो फार के सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कोई मुश्किल समझ पेश आ रही है? जी, कोई बताएगा सर को हम अनम्यूट करके? सर समझ आ गया। सर समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में पढ़ लेंगे। और कोई चीज ऐसी है जो दैट डज नॉट मेक, सॉरी सॉरी सॉरी, मगर इसको रिवाइज कर दीजिए और पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी चीजें जिनको कॉन्सेप्ट सही होना जरूरी है। स्लाइड्स तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन यू नीड टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो सर पढ़ा रहे हैं, सर मैं नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल सवाल ही पूछता हूँ, इसलिए कि आपको यही सिखा के भेजना है इंडस्ट्री में कि भाई ये इम्प्रूवमेंट होती कैसे है, बेहतरी आती कैसे है। तो हमने एक जनरल तरीका पढ़ा, फिर हमने लीन पढ़ा, फिर हमने सिक्स सिग्मा पढ़ा, और फिर हमने प्रोसेस आउटसोर्सिंग पढ़ा। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, अगर आपको समझ आएगा ना तो दैट विल मेक सेंस। ठीक है, तो हम इसको बंद कर लें।